सोनम रघुवंशी काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए अपने पति की उसे नरबली दी। अपने पिता जो कि 60 साल के थे उन्हें हार्ट अटैक ना आए, इसलिए राजा रघुवंशी को उसने मौत के घाट उतारा, या कहें अपने ही पति की उसने बलि दे दी। और इस बलि के लिए दो दो दांव इस्तेमाल किए गए। अब ऐसा क्यों कह रहा है और क्या चीजें सामने आई हैं, तो दरअसल बकायदा ऑन कैमरा राजा रघुवंशी के पिता और खुद उनके भाई ऑन कैमरा आकर बहुत सारी ऐसी चीजें बता रहे हैं जिसे सुनकर आपको अजीब तो जरूर लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जो सोनम है वो एक तरीके से तंत्र मंत्र वाली दुनिया में इस कदर घुस चुकी थी कि उसे बाहर ही नहीं आना चाहती थी। बकायदा ऑन कैमरा परिवार तो ये भी दावा कर रहा है कि जो सोनम है बाहर से तो लड़की है, अंदर से तंत्र मंत्र से सिद्ध एक साध्वी है जो जानबूझकर राजा रघुवंशी के परिवार से जुड़ी ताकि राजा की हत्या करवाकर एक नरबली देकर अपने पिता को बचा सके। बकायदा ऑन कैमरा इंटरव्यू भी है, हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि जो राजा रघुवंशी की माता जी हैं उनका रो रो के बुरा हाल है, लेकिन वो समझना चाहती हैं सोनम से कि आखिर सोनम ने क्यों उनके बच्चे को मौत की नींद सुलाया। आखिर वो कौन सी वजह थी, कहां पर प्यार कम रह गया था, कहां पर परिवार से बेरुखी हो चुकी थी कि सोनम पागल हो जाती है और पागलपन में वो अपने पति को मारकर खाई से फेंकवा देती है। अंदर की कहानी बताएंगे, पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे कि किस कदर जो मेघालय पुलिस है उसे अब तक क्या क्या चीजें मिली हैं और कौन सी जो चीजें हैं जिसे लेकर अब दावा किया जा रहा है कि जो सोनम है वो तंत्र मंत्र और काले जादू की दुनिया के लिए जाने के लिए उसने अपने पति की ही बलि दे डाली। टोटका इसलिए जैसे पापा ने फोटो उल्टी लगाई थी, जब मेरा भाई मिसिंग हुआ तो उस टाइम में चाहता था फोटो उल्टी लगा देते, तो जो सोचने पे मजबूर करता था अपने मुंह से जो निकलता हम बोल सकते हैं कि जो फोटो उल्टी लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र मंत्र की जगह पे है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ करा गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में, जैसे आप में भी हो या आप भी हो तो अभी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो उसने सोचा कि नरबली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अब तो अटैक नहीं आ रहा है। और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम भी। तो चीज़ें मजबूर करें सोचने के लिए कि एक 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल के बच्चे की बलि दे दी ने, ये सोचता हम तो, वो कुछ भी नहीं। तो क्या ये सब कुछ इस तरह का ही है हत्या इसलिए? सर देखो, ये तो बहुत थोड़ा सस्पेक्ट है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आज अपन देखना कि 8 दिन के अंदर भी कितनी चीज़ छुपी है। अभी इसके रिमांड खत्म नहीं हुआ, रिमांड खत्म हुआ मालूम पड़ेगा आपको कि आगे क्या हो रहा है। विश्वास रखती थी कि इस तरह से? सर 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा हमें। ये तो हमने जो फोटो उनके पापा उल्टी टांगी उससे डाउट स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से मैंने किसी ने बताया तंत्र से होता है, तो डाउट अपन मन में जो गया था तुमने लोगों को बताया कि ऐसा कुछ कर भी सकती, भरोसा नहीं है। परिवार की भी जांच की मांग कर रहे हैं सर। नार्को टेस्ट की मांग मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि इससे बहुत चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब उसमें क्या दूध का तो पानी पानी हो जाएगा, कल से कोर्ट में क्या पलट गई मैं क्या कर लूँगा। तो सुना आपने राजा के भाई ने क्या कहा, किस तरीके से बताया कि जो सोनम रघुवंशी हैं वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग चला रही थी और नरबली की प्लानिंग बना रही थी। अब इस बात को जोर या इस बात को जो है पूरा पक्का कौन करता है, तो दरअसल जो सोनम के ससुर हैं, यानी कि जब राजा की तेरहवीं की गई उसमें जब मीडिया ने उनके ससुर से बात की, राजा के पिता से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बच्चा है जब उसकी शादी हुई और इसके बाद करीब 2 दिन ही सोनम उसके साथ रही, तो ऐसे में हमारे बेटे ने घर के बाहर एक पोटली टांगी थी। और जब हमने पूछा तो उसने बताया हमें कि सोनम ने उससे कहा है कि ये जो पोटली है इसके अंदर मैंने कुछ सामान बांधा है, इसे जाकर तुम चौखट पर बांध दो, यानी कि घर के मेन डोर पर बांध दो। इसे बांधने के बाद घर में कोई भी नकारात्मकता नहीं आती, किसी के साथ अनहोनी कोई घटना नहीं घटती और सब कुछ शुभ शुभ रहता है। और उसके बाद राजा ने वो पोटली घर के बाहर बांधी थी और मीडिया कर्मियों को वो जो पोटली है वो राजा के पिता ने खुद कैमरे पर भी दिखाई। तो इस तरीके से सोनम ने राजा के साथ साथ पूरे परिवार को बेवकूफ़ बनाने की भी प्लानिंग की थी। उसे समझ में आ गया था कि इस परिवार को कैसे अपनी उंगलियों पर नचाया जाए और किस तरीके से राजा को हनीमून पर ले जाकर मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चली, सारी चीज़ों की डिटेल निकालने की कोशिश की गई, तब एक नाम सामने आया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं संजय वर्मा करके, जब आज सुबह पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आया कि सोनम ने करीब करीब 112 बार इस नंबर पर कॉल किया था, इस शख्स से बातचीत की थी, तो हर किसी के दिमाग में आया कि आखिर ये छठा शख्स है कौन।
5 किरदार थे, 5 हत्यारे हैं, उसमें से 6 जो जिसकी बात आ रही है, आखिर ये है कौन? क्योंकि गाजीपुर में जब सोनम उतरती है तो पता लगता है कि उसको गाजीपुर तक 2 लोग छोड़ने आए थे। तो क्या उसी में से कोई है ये एक शख्स जिसका नाम संजय वर्मा है? तो संजय वर्मा नाम का ये जो नंबर है जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जब इसकी इंटरनल सोर्सेज ने इंक्वायरी की तो पता लगा कि ये जो नंबर है वो ट्रू कॉलर पर किसी और के नहीं बल्कि राज कुशवाहा के नाम से मेंशन है। पहले जब यह खबर सामने आई तो तब सबको लगा था कि शायद किसी छठे शख्स की एंट्री हो गई है इस पूरी वारदात में, इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन जब बातचीत हुई, जब इन्वेस्टिगेशन हुई और भी चीज़ें सामने आई, तब ट्रू कॉलर चेक किया गया और उसमें पता लगा कि जो नंबर है, एक जो डिजिट है, वो पूरी तरह पर रजिस्टर है संजय वर्मा नाम से, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? बल्कि राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा वही जो सोनम का बॉयफ्रेंड है। तो ऐसे में सोनम किसी और से नहीं बल्कि कत्ल करने से पहले, कत्ल करने के वक्त और कत्ल करने के बाद किसी और से बात नहीं कर रही थी बल्कि अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से ही बात कर रही थी। उसी को सारी इंक्वायरी जो है उसको बता रही थी, उसी को हर एक चीज़ समझा रही थी, कह रही थी कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ, अब हमने उसको धक्का दे दिया, मार दिया, सारी एक एक अपडेट जो है वो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ साझा की थी। लेकिन जो सोनम है वो इतनी शातिर है कि कहीं ना कहीं वो मेघालय पुलिस के आगे पागल होने की एक्टिंग कर रही है। सोनम ये सोच रही है कि कैसे भी करके वो बच जाए, उसका एक भी जो चाल है वो चली नहीं। सबसे पहले उसने प्लान किया कि पति को मार देगी, लाश डिकम्पोज हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, उसका भी भांडा फूटा। फिर वो गाजीपुर पहुंच के स्वांग रचती है और बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे पति को मार दिया, मुझे लूट लिया, उसका भी भांडा फूट गया। तीसरा वो चाल चलती है कि कहीं ना कहीं से तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ों से जोड़ दिया जाए, वो भी धीरे धीरे क्लियर होता है और पता लगता है सोनम की ही सारी चाल थी। और चौथे में अब वो कोशिश ये भी कर रही कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली इल दिखाया, वो ये दिखाया कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, उसने गुस्से में आके ऐसा काम कर दिया, उसका कोई इरादा नहीं था और इन सब की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी। यहाँ तक कि सोनम ये भी दिखाना चाहती है कि वो मास्टरमाइंड नहीं है। अब साफ तौर पे राज कुशवाहा सोनम पर सारे आरोप मढ़ रहा है और जो सोनम है वो सारे आरोप अपने ही बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा पर मर रही है। तो ऐसे में पुलिस ने जब उसका टेस्ट कराया, जब मेडिकल जांच भी कराई कि क्या सच में इनका मानसिक संतुलन कहीं बिगड़ा तो नहीं, कोई इनको ऐसी बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से इन्हें गुस्सा आ जाए, जिस वजह से ऐसा कदम उठाया गया हो, तो वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया सोनम का प्लान। पता लगा सोनम को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अपने मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ है सोनम, और ये जो पूरी साजिश है ये सोची समझी साजिश है। सोनम ने हर एक चाल बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही चतुराई से रखी है। उसको पता था कि उसने जो कदम है वो सारे फूंक फूंक के रखे हैं ताकि कैसे भी करके वो पकड़ी ना जाए। लेकिन जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन होती है, मेघालय पुलिस हर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से जब जांच को करती है, तब जाकर सोनम का भांडा फूटता है और ऐसे में सोनम का परिवार भी घिरता नजर आ रहा है। आज जो है, जो पुलिस है, जब वो राजा के घर पहुंची तो ऐसे में सोनम के घर भी अब पहुंचेगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में सोनम के जो भाई हैं गोविंद, जिन पर कहा जा रहा है कि शायद वो अपने परिवार की इमेज को साफ करने के लिए तमाम तरीके की दलीलें कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, राजा के परिवार के सपोर्ट में भी आ रहे हैं, उनकी मां से भी मिले और तो और उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि सोनम को फांसी दो, वो राजा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी इमेज क्लियर करना चाहते हैं, शायद इसलिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि राजा के भाई विपिन ही आरोप लगा रहे हैं गोविंद पर, यानी सोनम के भाई पर, कि उनको बुलाया नहीं गया, फिर भी वो 13वीं में आए। वो अपनी बहन को बचाना चाहते हैं, वो अपनी इमेज साफ करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस को बहुत अहम जानकारियां नहीं दी, उन्होंने पुलिस को कैश के बारे में जानकारी नहीं दी, गोविंद ने पुलिस को ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी नहीं दी। लेकिन जो गोविंद है वो अब कह रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर वो लोग चाहें, यानी कि राजा का परिवार चाहे, तो हम नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। देखिए, जब मेघालय पुलिस अपनी काम तो बदस्तूर जारी रख ही रही है और इसी सिलसिले में वो नॉर्थ ईस्ट के मेघालय से निकलकर आज इंदौर भी पहुंचे और इंदौर पहुंचकर वो मिले राजा रघुवंशी के परिवार से और मैपिंग करने की कोशिश की, इमोशनल मैपिंग। मैपिंग से आपने अब तक ये समझा होगा कि कोई कातिल किस किस हद तक जाकर कहाँ पर कैसे क्राइम करता है। इमोशनल जो मैपिंग होती है थोड़ी सी इससे इतर होती है। उसमें क्या होता है, उसमें एक इंसान का व्यवहार, उसका दूसरों से किस तरीके का रिलेशन था, बातचीत कैसे था, हनीमून पर जो क्राइम करने जा रही थी उससे पहले कैसा उसका व्यवहार था, उस पूरे तरीके को स्टडी कर कर एक बाकायदा रिपोर्ट बनाई जाएगी कि सोनम का जो रहन सहन था या क्राइम करने से पहले या जो वहां पे मेघालय गई तब जाके उसका मन बदला कि मैं अपने पति को मारना चाहती हूं। तो कोई भी जो सोनम जैसे जो शख्स होते हैं या जो औरतें होती हैं
मारने से पहले, हत्या करने से पहले उनके दिमाग में कौन कौन सी ऐसी चीजें चलती हैं उसको बकायदा स्टडी करने के लिए ससुराल वालों से बहुत सारी बातें पूछी और समझी जा रही हैं। और इसी सिलसिले में जो भाई हैं जो राजा रघुवंशी के, उन्होंने शुरुआत में ही कहा था जब उनके भाई की जो बॉडी मिली थी कि उनके भाई सपने में आए हैं और कहा है कि मेरे साथ बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, आप सीबीआई जांच करवाइए। उसके मतलब भाई का ये कहना था कि सपने में आकर राजा रघुवंशी ने चीजें कही थी। उस दिन से लेकर आज का वो दिन है, परिवार ये पचा ही नहीं पा रहा कि जो नई नवेली दुल्हन आई थी, जो खुश नजर आ रही थी, जिस तरीके का उसने सॉन्ग रचा था, जिस तरीके की स्क्रिप्टिंग की गई थी, उस स्क्रिप्टिंग में बकायदा हर एक रोल को जो सोनम है बखूबी निभाते हुए चली जाती है और परिवार में किसी को भी शक नहीं होता है। परिवार का ये भी दावा है कि जो लड़की वाले हैं, जो सोनम के परिवार वाले हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि हमने 6 पंडितों से कुंडली दिखवाई और सबने कहा है कि शादी के लिए मुहूर्त सही है, लड़का सही है और इसलिए शादी करवा देनी चाहिए। और इसकी बात तो ये भी खबर सामने आई कि घर के ही किसी ज्योतिषी ने ये भी कहा था कि 31 मई 2025 तक इस जोड़े को बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हड़बड़ी में अपने प्यार को पाने के लिए और जिस कदर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो 60 साल की जो बुजुर्ग हैं उनकी जान को बचाने के लिए एक 30 साल के लड़की की जान ले ली जाती है, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें अजीब हैं और पुलिस हर एक मामले को समझना चाहती है। खुद मेघालय की जो सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी जो डीजीपी हैं, उन्हें कैमरे पर आकर यह कहना पड़ता है कि देखिए ये जो पूरा मामला किसी खुली किताब की तरह लग रहा है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर यह बताया जा रहा है कि लव ट्रायंगल का मामला है, पति बीवी और वो का मामला नहीं है, इसमें कुछ और भी चीजें हैं। और जिस तरीके का परिवार दावा कर रहा है कि काले जादू के लिए नरबली दी गई है, तब ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या सोनम किसी बाबा के चक्कर में या किसी काले जादू के चक्कर में तो नहीं आ गई थी और राज कुशवाहा और सोनम की जो कहानी से मनगढ़ंत कहानी ही हो, क्योंकि राज कुशवाहा बार बार दीदी कहता था और वैसा रिलेशन राज कुशवाहा के साथ होना, तो कहीं ना कहीं ये बाबा और काले जादू का एंगल भी तलाशा जा रहा है। और इस पूरे मामले में जो सबसे अजीब जो चीज पुलिस को अब तक समझ में आई थी, उन्हें लग रहा था कि सिर्फ एक दाव का इस्तेमाल हुआ, अब 2 दाव की बारी है। लेकिन दाव खरीदे कहां पर गए? क्या गुवाहाटी में ही दोनों दाव खरीद लिए गए थे? जब एक दाव से काम हो सकता था तो दूसरा दाव उन्होंने क्यों लिया? और एक ही तरीके के 2 हथियार लेने से मतलब पुलिस समझना चाह रही है कि अब दूसरा चाकू ले लेते या बंदूक या पिस्टल ले लेते। दाव से लेने का मतलब अब तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो भी एक साथ 2-2। और कहां खरीदा गया, क्या कैसे खरीदा गया, इसके बारे में पुलिस और छानबीन कर रही है। लेकिन दाव को खाई में फेंका गया था, पहले दिन ही एक दाव तो मिल गया था, लेकिन जो दूसरा दाव है वो अभी हाल ही में मिला है। जब क्राइम सीन पर सोनम को ले जाएगा, वहां पर जाकर वो फफक कर रोने लगती है और कहती है कि मैं तो 3-4 कदम पीछे आ गई थी जब मैंने देखा कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा जा रहा है और उनके सिर पर जब वार किया गया तो जो खून आया, उन खून की छींटों को देखकर वो डर चुकी थी। अभी जो खून की जो छींटें हैं और जो खून वाली जो चीजें हैं, उसमें पुलिस अब इस मामले से जांच कर रही है कि कहीं पर भी अगर काला जादू या तंत्र मंत्र वाली कोई चीजें आती हैं तो सोनम बहुत बड़े एक चाल चल रही थी, जिसमें वो बार बार पुलिस वालों को बरगलाने की कोशिश भी कर रही थी। पहले किडनैपिंग, पहले खुद की दिखा देना कि पति खाई से गिर गया, मेरी खुद की किडनैपिंग हो गई है, मैं तो एक अबला नारी हूं, मेरे साथ हमेशा गलती होता है, मेरे गहने लूट लिए गए। गहनों के बारे में भी अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है और खुद सोनम ने 4-4 फोन रखा था और अपने हाथ से अपना वो फोन तोड़ती है। इसके बाद उसे लगता है कि कोई इसे ट्रैक नहीं कर सकता है, कोई पता नहीं लगा सकता। अब जैसे ही मैडम मेघालय से इंदौर जाती है, इंदौर जाकर अब आदत से मजबूर क्या कर सकता है, वो फोन में लॉगिन करती है अपने ही व्हाट्सएप नंबर पे। एक फोन में जो उसका एक्टिव था उसे स्विच ऑफ करके रखा था, उस फोन से और उससे वो लगातार व्हाट्सएप से जुड़ी हुई थी कई लोगों के साथ। तो पुलिस समझना चाह रही है कि व्हाट्सएप किस मकसद से लॉगिन किया गया था दोबारा, और जो व्हाट्सएप जो लॉगिन किया गया उस वक्त सोनम किस किस लोगों से बात करी थी और क्या क्या चीजें उसने शेयर की
क्योंकि अचानक से इंदौर जाकर व्हाट्सएप ऑन करना तो कहीं फोटो और वीडियो दिखाकर जो उनके बाबा या जो नरबली जो जिसके लिए वो काला जादू कर रही थी, कहीं उन्हें कुछ भेजना तो नहीं था, कहीं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में वो पता लगाने की कोशिश कर रही, क्योंकि परिवार का जो सोनम का जो चाल चलन है उसमें हवाला के जरिए पैसे के जो कमाई है उगाई है, उसमें जो कमीशन मिलता था उसमें भी सोनम का नाम सामने आ रहा है। तो धीरे धीरे कई सारे परतें खुलती जा रही है और सोनम की जो कुंडली है वो एक एक पन्ने जब पलट रहे हैं, पुलिस जब पलट रही है तो पुलिस और भी ज्यादा उलझती हुई चली जा रही है। पहले कहा लव ट्रायंगल का मामला था, अब काले जादू का मामला आ रहा है, हवाला के जरिए पैसे कमाने का मामला सामने आ चुका है। तो ये जो लड़की जितनी सीधी दिखती थी तस्वीरों में उससे कई ज्यादा शातिर है और चालाक है, और इसके षड्यंत्र में सोचिए एक साथ कितने लोग परेशान हो रहे हैं। एक परिवार तो अपने बेटी को खो चुका है, दूसरा परिवार अपनी बेटी से ही परेशान है। तो अंदर की जो चीजें हैं मेघालय पुलिस का खोद खोद कर निकाल रही है और लोगों के सामने रख भी रही है, और ताकि हर कोई ये जान ले कि जिस तरीके से मेघालय को बदनाम करने की जो कोशिश की गई थी, मेघालय पुलिस पर जो आरोप लगाए थे, वो कैसे 25 साल की लड़की के दिमागी घोड़े जो से दौड़ाए थे उसकी वजह से था। और इसलिए मेघालय पुलिस फूक फूक कर कदम रखकर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करी है। इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है, इस पर जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ओनली ऑन क्राइम तक।